हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा वह क्लास 10th के साइंस, आज का क्लास साइंस के बारे में होगा। तो हम आज साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस देख लेते हैं क्लास 10th में जो है साइंस को कितने पार्टों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप क्लास 10th में साइंस को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्टों में बांट करके हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो ये 3 किताब है। फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो अब देखिए हम करेंगे क्या। तो पहले फिजिक्स का एक चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी का, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में आज हम फिजिक्स को चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स में कितने चैप्टर को पढ़ना है। फिजिक्स में कितने चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए, फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका आ जाएगा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, भारतीय वन बुक की बात करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन एनसीईआरटी बुक में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम ये भारतीय वन के अनुसार चल रहे हैं। तीसरा, मानव नेत्र इसी में पढ़ना है। मानव नेत्र इसी में पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तन और पढ़ना क्या है इसमें, वर्ण विक्षेपण। इस सब के बारे में पढ़ना है। चौथा चैप्टर हो जाएगा आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हो जाएगा आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत। तो ये 6 चैप्टर पढ़ना है। और 7वां है प्रायोगिकी, वो नहीं पढ़ना है। तो ये 6 चैप्टर को क्या करना है, फिजिक्स में पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। फिर चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, 5वां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा है ऊर्जा के स्रोत। तो ये 6 चैप्टर को पढ़ना है। और इस 6 चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा, अभी तक जो इतिहास है वो आपसे 25 से 27 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव। और 8 प्रश्न दिया जाएगा 2 नंबर वाला, उसमें से आपको 4 का हल करना है। तो 4 का आंसर देना है, तो मतलब कितना नंबर हो जाएगा, 8 नंबर वो हो जाएगा। और फिर 2 6 नंबर वाला देता है, मतलब उसमें से एक प्रश्न को बनाना है। तो एक को बनाएंगे तो 6 नंबर। तो टोटल आपसे जो पूछा जाएगा, इससे 39 से 41 नंबर आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। तो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को चालू करेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं। फिजिक्स को समझना है। फिजिक्स को क्या करना है, समझना है। साइंस को समझिएगा जितना, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसको रटना नहीं है, समझना है। ये आपसे बात करेगा, आप भी इससे बात कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश
लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति प्रदान होती है, उसे क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, प्रकाश। तो समझ में आ गया होगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब समझिए, अब यहाँ पे दो प्रश्न आ रहा है कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग को भी पता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख का होना जब बहुत ज़रूरी है, और दूसरा क्या होना ज़रूरी है, लाइट, प्रकाश को होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो आँख और दूसरा प्रकाश। अब प्रश्न ये आता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जैसे हम इस मार्कर को देख रहे हैं तो हम इसको कैसे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश जब इस पर पड़ती है, मार्कर पे पड़ती है और मार्कर से टकरा करके हमारे आँखों पे पड़ती है, तब जा कर के हम इस मार्कर को देख पाते हैं। तो जिस भी वस्तु को हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रकाश उस पे पड़ती है और टकरा करके हमारे आँखों पे पड़ती है, तब जा कर के हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो पहला प्रश्न क्या था कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आँख और प्रकाश, नॉर्मली प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आँख तो हर किसी के पास होता है, लेकिन आँख जब तक नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जहाँ पे लाइट होता है वहीं पर ना हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और दूसरा प्रश्न ये था कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो प्रकाश उस वस्तु पे पड़ती है और टकरा करके हमारे आँखों पे पड़ती है, तब जा कर के हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो अब हम प्रकाश के बारे में जान गए हैं। अब इसका कुछ गुण है, इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में। तो प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। अब इसके कई गुण हैं। अब इसको जो है ना परिभाषित किया गया है, गुणों के आधार पर भी किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, हम ये भी बोल सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो इसको गुणों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुण के बारे में जान लेते हैं। तो पहला, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या होती है, जिससे हम किसी काम को संपन्न करते हैं। जैसे हम इस हाथ से क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसमें एक ऊर्जा खर्च होती है, पेशीय ऊर्जा। एक बल लगता है, पेशीय बल, उसमें जो है सो पेशीय ऊर्जा खर्च होती है। तो ऊर्जा खर्च होती है, तब जा कर के हम इस पे क्या करते हैं, लिख पाते हैं। उसी तरह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वो क्या काम करता है कि किसी वस्तु पे जाके पड़ता है और टकरा करके हमारे आंखों तक आता है, तब जा कर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार का काम कर रहा है। तो इसलिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब चलती है, करती है, सीधी रेखा में चलती है। तीसरा, प्रकाश एक प्रकार का कण है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है, या प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का कण है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का कण है, क्या है,
कण है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस कण को क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन का मतलब होता है छोटा छोटा पैकेट के रूप में होता है, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, पैकेट के रूप में होता है, उसे फोटोन कहते हैं। अब चौथा, प्रकाश तरंग के रूप में पाया जाता है। प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है या प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है, प्रकाश तरंग के रूप में पाया जाता है। अब देखो, तरंग के रूप में पाया जाता है। अब कौन सा तरंग के रूप में पाया जाएगा, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होता है, के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, दोनों तरंग के रूप में पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है प्रकाश, और अनुप्रस्थ तरंग भी होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग समझते हैं, तो जो तरंग सीधी रेखा में गमन करती है, सीधा स्ट्रेट इस तरह से गमन करे, तो सीधा गमन करे तो इस तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अर्थात प्रकाश भी सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसलिए यह प्रकाश जो है सो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में पाया जाता है। और एक होता है इस तरह से गमन करता है, जिगजैग, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग इस तरह से प्रकाश कभी नहीं चलेगा तो किस तरह से, सीधा चलेगा, तो इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको मिटाने वाला दो। अब पांचवा, अब देखिए पांचवा क्या है, प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है और किस रूप में, तरंग के रूप में भी पाया जाता है। तो प्रकाश में कण का भी गुण उपस्थित होता है और तरंग का भी गुण उपस्थित होता है, इसलिए प्रकाश में द्वैध गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्वैध गुण। तो प्रकाश में द्वैध गुण पाया जाता है, प्रकाश में द्वैध गुण पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें कण का भी गुण होता है और तरंग का गुण भी होता है, तो इसलिए इसमें द्वैध गुण पाया जाता है, डुअल नेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, डुअल नेचर। अब छठा समझ लेते हैं। अब समझिए, जो तरंग होगी उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो इसे चलने के लिए, मतलब गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात यह निर्वात में भी क्या करेगा, गमन करेगा। तो अर्थात यह निर्वात में भी क्या करती है, गमन करती है। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। तो प्रकाश क्या होगा, निर्वात में भी चलेगी, और निर्वात में इसकी चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड होता है। कितना होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न जो है सो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। 6
प्रॉपर्टीज पढ़े, अब इससे आगे पढ़े। अब देखिए निर्वात में समझ गए। निर्वात, अच्छा निर्वात समझ लेते हैं क्या होता है। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा तक भी नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए? हवा भी नहीं होना चाहिए। स्थान को खाली स्थान कहते हैं। अब सातवां प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए निर्वात में तो प्रकाश की चाल जान गए हैं कितना होता है, तो हवा में कितना होता है? हवा में जो प्रकाश की चाल होगी वह निर्वात से बहुत थोड़ा कम होता है। कितना होता है? निर्वात से थोड़ा कम होता है। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप में निर्वात के बराबर ही मान लेते हैं। क्या करते हैं? निर्वात के बराबर ही मान लेते हैं। तो प्रकाश, अगर आपसे पूछा जाए कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात से थोड़ा कम होता है। और व्यवहारिक रूप में हम लोग क्या करते हैं, निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उतना हम मान लेते हैं। छठा देखिए, छठा पढ़ेंगे, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल, तो जल में, जल मतलब पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब दोनों याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में भी और किलोमीटर प्रति सेकंड में भी, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो यूनिट के अनुसार मारना है। तो 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 2.25 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जल में प्रकाश की चाल। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, कांच मतलब शीशा में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 2 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना है? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 2 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब हम सातवां जान लेते हैं, सॉरी ये सातवां है, ये आठवां। अब हम देख लेते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे कि निर्वात से हवा में, हवा से पानी में, तो एक माध्यम अलग हो गया हवा, और पानी में जाएगा तो दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाती है तो उसकी आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। आवृत्ति क्या होती है? कभी चेंज नहीं होती है। बाकी सब चेंज हो जाएगा, उसका चाल चेंज हो जाएगा, उसका तरंग चेंज हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होगी। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं चेंज होती है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है। आठवां, उसके बाद 9th में पढ़ लेते हैं, 9वां में, कि प्रकाश के गति का खोज, प्रकाश के गति का खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया,
ने किया। प्रकाश की खोज किसने किया? प्रकाश के खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं 10 नंबर में। क्या पढ़ लेते हैं? एक चीज़ और पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है, कितना वक्त लेता है? तो लिख लेते हैं सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में या पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितना भी था हमने लिखा दिया। अब हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, आप इस सब को याद रखिएगा। तो इसको हम मिटा लेते हैं। प्रकाश के बारे में जितने भी जानकारी थी हमने दे दिया। अब चलिए आगे। तो इससे ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। अब अगला है प्रकाश स्रोत। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश का स्रोत भी लिख ले सकते हैं। प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? नाम से पता चलता है। स्रोत का मतलब तो उत्पन्न होने वाला। तो देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होती है, जिस वस्तु से क्या होती है? प्रकाश उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश अगर उत्पन्न होगी तो उसे क्या कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, तारा, जुगनू, लैंप, बल्ब, लालटेन, ईटीसी कर देते हैं। ईटीसी ये सब क्या है? प्रकाश को उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो सूर्य भी प्रकाश का स्रोत हो गया, तारा भी हो गया, जुगनू भी हो गया, लैंप भी हो गया। लैंप को जलाने पर प्रकाश उत्पन्न होता है, बल्ब को जलाने पर, लालटेन को जलाने पर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सब क्या आ जाएगा? आपका प्रकाश का स्रोत आ जाएगा। अब प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। प्रकाश के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला आपको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। तो प्राकृतिक के द्वारा जो बनाया जाएगा प्रकाश का स्रोत, उसी को क्या कहते हैं? उस वस्तु को क्या कहेंगे? प्राकृतिक का प्रकाश स्रोत। जैसे प्राकृतिक के द्वारा क्या बनाया गया है? सूर्य। तो सूर्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक द्वारा जो प्रकाश स्रोत बनाया गया उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सूर्य, तारा, जुगनू ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। सूर्य भी प्राकृतिक के द्वारा बनाएगा, तारा भी, जुगनू भी। जुगनू क्या होता है? जब गर्मी के मौसम होता है तो शाम के टाइम में क्या होता है? रातों के टाइम में तो थोड़ा जहाँ पे जंगल ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है? चुकभुक चुकभुक, जंगल नहीं भी होता है तो चुकभुक चुकभुक बढ़ने वाला होता है। जुगनू तो वही होता है क्या चीज़? प्राकृतिक। तो वो भी क्या होता है? जब जलता है तो लाइट उत्पन्न होती है। अब दूसरा है मानव निर्मित। दूसरा क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु होता है जिससे प्रकाश क्या होती है? उत्पन्न होती है। जो मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु होता है जो प्रकाश उत्पन्न करे उसी को क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे लैंप को मानव ने बनाया, बल्ब को मानव ने बनाया, टर्च को मानव ने बनाया, लालटेन इसको भी किसने बनाया? मानव ने बनाया, ETC। ये सब क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग भी एक अच्छा सा कॉपी पेन लेकर के आप नोट बनाइएगा तो बेहतर समझ में आएगा, और सुनिएगा लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, उसको समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब एक चीज नोट में पढ़ लेते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वे अन्य ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब जैसे में समझ लेते हैं, लैंप, लालटेन, ये क्या होता है? लैंप और लालटेन, इसमें तो तेल रहता है, तेल डाल करके हम जलाते हैं। तेल वाला का बात करते हैं तो लैंप और लालटेन में तेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। तो लैंप और लालटेन के तेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। और जब हम इसको जलाते हैं तो यह प्रकाश ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा लैंप लालटेन के तेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है जो प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होती है। ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो लैंप के तेल और लालटेन के तेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और जब हम इसको जलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करती है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती में भी क्या होता है? मोमबत्ती में भी रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। मोमबत्ती में भी कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और यह कन्वर्ट किस में हो जाता है? यह तब जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह कन्वर्ट किस में हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद बल्ब, तीसरा बल्ब किस में? बल्ब में देखिए, बल्ब जो होता है जलने से पहले क्या होता है? बल्ब के तार द्वारा जो है सो विद्युत ऊर्जा आती है। तो बल्ब में संचित ऊर्जा कौन सा होगा? विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? कन्वर्ट किस में करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा। बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा
ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम कर लेते हैं अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और दीप्तमान वस्तु। तो देखिए, जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, जो प्रकाश क्या करता है? स्वयं उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। तो स्वयं कौन उत्पन्न करता है? तो स्वयं प्रकाश को जो उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है? एग्जाम्पल में सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, जुगनू हो जाएगा। जुगनू ये स्वयं उत्पन्न करता है। लैंप हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बल्ब ETC कर देते हैं। ये सब क्या होता है? ये सब स्वयं प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, इसलिए प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहलाता है। और उसके बाद दूसरा है दीप्तहीन, अप्रदीप्त। पहले लिख देते हैं अप्रदीप्त वस्तु या दीप्तहीन वस्तु। तो दीप्तहीन वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरों के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो जैसे में देख लेते हैं, जैसे में क्या देख लेते हैं? चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को क्या है? अपना प्रकाश नहीं है। वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? चमकता है, प्रकाशित होता है। कुर्सी, पत्थर ETC कर देते हैं। ये सब क्या होता है? इस सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरों के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। इंक कहाँ पे है? इंक तो आप लोग ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं? इसको मिटा लेते हैं। अब अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? समझिएगा, जब प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वह कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वह प्रकाश को चारों ओर क्या करती है? फैला देती है। तो प्रकाश के फैलाने के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, तो जब उस पर सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश उस पर अगर पड़ती है तो वो क्या करती है? कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, और वह चारों ओर उस प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फैलाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। छोटा छोटा कण। अब लोग देखिएगा कि जैसे आपके घर खपरा का घर होता है ना,
खपरा का या टाली का, तो उसमें क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, तो आपके रूम या घर में रोशनी आती है, तो उस रोशनी में देखते हैं कि छोटा छोटा कण जो होता है पूरा घूमते रहता है, नाचते रहता है। तो वही छोटा छोटा कण पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो क्या करता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके और उसको चारों ओर फैला देती है। तो फैलाने के इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक चीज आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचती है वहाँ के वस्तु को हम प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा देख सकते हैं। जैसे रूम में है, दिन के टाइम में क्या करते हैं, अगर रूम में हम रूम का लाइट बंद कर देते हैं तब उस रूम के भी वस्तु को हम देख पाते हैं। क्यों, तो बाहर में जितने भी धूल कण है उस पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो वो क्या करता है, चारों ओर फैला देता है। तो वही प्रकाश क्या होता है, फैला देता है, वही प्रकाश हमारे रूम में आती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। तो अब हम इसको, अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उस सरल पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। उस सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जिस पथ पे चलती है, सीधी चलती है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। अब देखिए किरण कहेंगे तो एक से ज्यादा किरण होगा तो उसको कहेंगे किरणों के समूह, किरणों के समूह, तो उसको कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, बीम। अब देखिए किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। तो एक से अधिक किरण, 2 3 4 7 8 9 10 इतना किरण अगर एक साथ चलेगी तो उस समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब देखिए तो अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो देखिए अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग का मतलब फैलाना, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो अपसारी किरण पुंज उसको कहते हैं जिसमें ये एक बिंदु है प्रकाश स्रोत। क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है। तो ये बिंदु से जब प्रकाश निकलती है तो फैलती हुई निकलती है। कैसे निकलेगी, फैलती हुई, इस तरह से। तो फैलती हुई निकलती है इस तरह से। तो इसको क्या कहेंगे, इस किरणों के समूह को क्या कहेंगे, इस किरण के समूह को कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब निकलती है तो वह फैलती हुई जाती है। कैसे जाती है, फैलती हुई। तो इस किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो समझ में, वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से निकल करके फैलती हुई जाती है तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज जो फैलती हुई आती है, एक बिंदु पर कन्वर्टिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक बिंदु पर फोकसित होती है। तो क्या करते हैं, जब इस तरह से प्रकाश की किरण आए, इस तरह से, तो देखिए सारा किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। सारा किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है। तो इस प्रकार के जो किरण पुंज बनेगी उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज होता है जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती है। अभिसारी किरण पुंज वो होता है जो फैलती हुई आती है और एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर में होना चाहिए, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समांतर की होना चाहिए। तो इस प्रकार जो किरण निकलती है उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो सूर्य से जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आती है तो वो समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ समझिएगा, एक वस्तु ये ले लेते हैं, पदार्थ मतलब कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। ये एक कांच का टुकड़ा है या कोई वस्तु है। अगर हम इधर से इस लाइट को देते हैं, इधर से हम लाइट को देते हैं, तो क्या होता है कि लाइट अगर पूरा तरह से इधर भी निकल जाए, जितना प्रकाश इधर से आ रही है उतना ही प्रकाश इधर से अगर निकल जाए, तो मतलब इस वस्तु से पार हो जाए, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी। मतलब पूरा पूरा प्रकाश अपने से होके जाने देता है। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से एक भाग से दूसरे भाग चले जाए, तो एक भाग से क्या हुआ, दूसरे भाग आसानी से चले जाता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, कांच का टुकड़ा या कांच, कांच में क्या होता है कि प्रकाश आसानी से एक भाग से दूसरे भाग में चले जाता है, तो कांच क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ। तो कांच को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ये समझ में आ गया होगा। और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और दूसरा पढ़ लेते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। अब देखिए पारभासी क्या होता है, एक वस्तु ले लेते हैं, एक वस्तु इस तरह से ले लेते हैं, घिसा हुआ कांच। क्या लेते हैं, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। तो ये घिसा हुआ है, जब इससे होकर के प्रकाश हम एक भाग से डालते हैं तो दूसरे भाग से आंशिक रूप से निकलता है, आंशिक रूप से अपने से होकर के बहुत कम प्रकाश को गुजरने देता है। तो जब एक भाग से प्रकाश दूसरे भाग में अगर आंशिक रूप से जाने दे, आंशिक रूप से निकले, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। मतलब अपने से होकर के बहुत कम प्रकाश को क्या करता है, गुजरने देता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे आप तेल लगा हुआ कागज लीजिएगा, तो तेल लगा हुआ अगर कागज ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई कागज, अगर इस पेपर में हम क्या करेंगे, तेल लगा देंगे, तेल लगाएंगे, तो तेल लगाने के बाद क्या होगा, तो उससे जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग बहुत कम मात्रा में निकलेगी। तो उस प्रकार के जो पदार्थ हो को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, चमड़ा, चमड़ा, चौथा में धुआं, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, धुआं। उसके बाद पांचवा लेंगे कोहरा, कोहरा, कुहेसा जिसको बोलते हैं, कोहरा, धुआं, चमड़ा। जैसे आप आंख बंद कर लीजिए और टर्च को जलाइए तो हल्का हल्का प्रकाश क्या होगा, आपके आंखों पे जाएगा। तो चमड़ा, धुआं, कोहरा, बादल, 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 बादल जब लग जाता है तब थोड़ा थोड़ा प्रकाश सूर्य का आता है तो बादल भी हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, पारभासी पदार्थ को एग्जाम्पल देते हैं। इससे बहुत कम प्रकाश क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग जाता है। और तीसरा हम पढ़ लेते हैं, तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अगर कोई वस्तु ले लेते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं,
तो जब इससे प्रकाश हम डालते हैं तो वह उस पार नहीं जाने देता। उस पार क्या होता है? प्रकाश नहीं जाने देता है। जो अपने से, वैसा पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने दे, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। पत्थर कभी भी अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देता है। ईंटा हो जाएगा, ईंटा। उसके बाद ये बोर्ड अगर देख लेते हैं तो बोर्ड के एक तरफ से अगर हम प्रकाश डालेंगे तो दूसरे तरफ नहीं निकलेगा, तो इस तरह से हो जाएगा। लकड़ी ETC कर देते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे इससे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।